रात के 11 बजे हैं। बाहर उमस और भयंकर गर्मी है। गौरी रसोई के तवे के पास फर्श पर बिखरी हुई जली रोटियों के बीच बैठी हुई है। उसकी बड़ी मम्मी कल्लो जी हाथ में जलती हुई लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा लिए गुस्से से हाँफ रही हैं। चचेरे भाई निठल्ला और निकम्मा सोफे पर बैठकर हंस रहे हैं और बड़े पापा चतुर सिंह दरवाजे पर खड़े होकर कलाई घड़ियां देख रहे हैं। अरे ओ कल मुंही आंखें फूट गई थी क्या तेरी? या रोटी बनाई है या कोयला? यहाँ मुफ्त का ठूसने के लिए बैठी है? इस घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? बड़ी मम्मी माफ कर दो, चूल्हा बहुत तेज जल रहा था और उमस से चक्कर आ गया था, इसीलिए ध्यान नहीं रहा। मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कल्लो, क्यों अपना खून जला रही है इस मनहूस के पीछे? इसके बाप के मरने के बाद से हमारे घर का तो सुख चैन ही छिन गया है। खिला खिला कर इसकी खाल मोटी करती है, तभी जुबान लड़ाती है। मम्मी ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। कल कह रही थी कि इसे आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर लाट साहब बनेगी महारानी। अरे पढ़ाई करेंगी? 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। इससे घर का झाड़ू पोछा तो ठीक से होता नहीं है। चलिए शहर की मेम साहब बनने। 2 कोड़े मारो इसे। कल्लो जी गौरी के बाल पकड़कर उसे जोर से जमीन की तरफ धक्का देती है। गौरी का सिर रसोई के काउंटर से टकराता है, चूड़ियां टूट जाती हैं और वो दर्द से चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। रात के 2 बजे उसे होश आया है। चतुर सिंह, कल्लो और दोनों बेटे अंदर ठंडी हवा में सो रहे हैं। गौरी के माथे से खून बह रहा है। वो हाथ में एक कटा हुआ पुराना तकिया सीने से चिपकाए उनके बंद दरवाजे के बाहर भयंकर उमस और पसीने में खड़ी है। ताई जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? अच्छा, हमारे कमरे में सोएगी? कहीं की महारानी पटरानी हो रही है? अच्छा, तो अब तू आधी रात को हमारी नींद खराब करके हमारी जगह सोने के सपने देख रही है? कहीं दिमाग सटिया तो नहीं गया तेरा? भाग यहाँ से। हे भगवान, कैसी है ये मेरी मायके की रात, जहाँ बाहर जून की भयंकर लू चल रही है, सब लोग अंदर सो रहे हैं और मैं, क्या मेरा कोई घर नहीं है? अरे ओ मनहूस की औलाद, अब यहाँ बाहर खड़ी होकर क्या भूतनी की तरह दरवाजे पर मंडरा रही है? जा नीचे उस कोठरी में जाकर मर। और हाँ, बाहर की ये लाइट बंद कर देना। बिजली का बिल क्या तेरे मरे हुए बाप के खाते से आएगा? बड़ी मम्मी, उस कोठरी में एक भी खिड़की नहीं है, घुट घुट कर दम निकल जाएगा मेरा, और वहाँ बहुत मच्छर है। मुझे यहीं फर्श पर। मम्मी, बाहर इसका भौंकना बंद करवाओ, हमारी नींद खराब हो रही है। ज्यादा नखरे दिखाए तो लात मार कर सीधे घर के बाहर फेंक दूंगा, फिर सड़क पर काटना अपनी रातें। कल्लो जी गौरी को जोर से धक्का देकर उस अंधेरे छोटे स्टोर रूम में धकेल देती है और बाहर से लोहे की भारी कुंडी चढ़ा देती है। स्टोर रूम में बंद होते ही गौरी घुटनों के बल बैठ जाती है। मच्छरों का झुंड उसके चेहरे पर मंडराने लगता है और पसीने से भीग जाती है। काश उस दिन दादा दादी ने मुझे इनके साथ में नहीं भेजा होता, मेरी इतनी बुरी जिंदगी नहीं होती। ये मच्छर, ये गर्मी, ये भगवान, मेरा क्या होगा? क्या मेरी रातें ऐसी दर्दनाक रहेंगी? रोते रोते गौरी की आंख लग जाती है। अगली सुबह 5 बजे कल्लो जी चीखती हुई अपने कमरे से आती है। अरे ओ महारानी, जा जाकर हैंडपंप से पानी लेकर आ। मेरे बच्चों को गर्मी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पर महारानी को आराम परवाने से फुर्सत नहीं है। अब जा जाकर बाल्टी भर कर लेकर आ। जी ताई जी। सुबह के 6 बज रहे हैं। गौरी नीली प्लास्टिक की भारी बाल्टी हाथ में लिए बाहर हैंडपंप से पानी भरकर ला रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और दोनों पैरों और हाथों पर मच्छरों के काटने के बड़े बड़े लाल निशान उभरे हुए हैं। पड़ोस की विमला चाची हाथ में चाय का कप लिए अपनी गैलरी से ये सब देख रही हैं। अरे ओ कल्लो रानी, जरा बाहर तो आ रही, देखना जरा अपनी इस भतीजी गौरी के हाथ पैर। इतने मोटे मोटे फोड़े कैसे पड़ गए इसके पूरे शरीर पर, जैसे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता छोड़ दिया हो इस बेचारी पर। अरे विमला चाची, क्या बताएं तुम्हें, ये गौरी जो है ना, पूरे घर की मिठाई अकेले ही सफा चट कर जाती है अंदर बैठ के। अब तुम तो जानती हो, जिसका खून इतना मीठा होगा उसे तो मच्छर ज्यादा काटेंगे ही ना। सारा खून चूस गए इसके। देखो, हमारे निठल्ला निकम्मा को तो एक मच्छर भी नहीं छूता। हाँ चाची, मुझे अच्छे से पता है कि इस घर में किसका खून मीठा है और किसकी जुबान कड़वी है, जो रात दिन मेरे जीवन में जहर घोल रही हैं। अच्छा, हमें तो लगा कि बेचारी को रात भर कोठरी में बंद करके मच्छरों से कटवाती। चलो मिठाई कम खिलाया करो फिर। अपने घर का देखो, हमारे घर की चिंता मत करो। चोरी का माल मोरी में ही जाता है, जितनी मिठाई चुराएगी उतने मच्छर तो काटेंगे ही। कल्लू जी विमला के अंदर जाते ही गौरी का कान पकड़कर उसे अंदर खींचती हैं। ओ कलमुही मनूस, बाहर खड़े होकर तमाशा मत दिखा, अंदर जाकर सीधे चूल्हा फूक। दोपहर के 2 बजे हैं। सूरज की सीधी और तीखी धूप खुले आंगन में पड़ रही है। जमीन का फर्श तवे की तरह तप रहा है।
अरे ओ कामचोर, सीधे इस तपते फर्श पर घुटनों के बल बैठ और पूरे आंगन का पोछा लगा। बड़ी मम्मी छाले पड़ गए हैं पैरों में, थोड़ी देर छांव में बैठ जाने दो। अरे ज्यादा जुबान मत लड़ा, चुपचाप काम कर, नहीं तो रात को दाने दाने को तरसा दूंगा। तपती धूप में गौरी छत का पोंछा लगाती है और पसीने में भीगती हुई दिन भर काम में लगी रहती है। शाम के 7 बजे हैं। निठल्ला और निकम्मा गौरी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीट कर ला रहे हैं। वो उसे घर के कोने में बने एक छोटे अंधेरे स्टोर रूम की तरफ ले जा रहे हैं, जहां कबाड़ भरा है। बहुत रो रही थी ना दोपहर में, आज तेरी आवाज इस कोठरी से बाहर नहीं जानी चाहिए। छोड़ो मुझे, बड़े बाबू बचाओ। बेटिया, अंधेरे में आज रात का खाना बंद है तेरा। निठल्ला निकम्मा गौरी को कमरे में बंद करके लोहे की भारी कुंडी चढ़ाकर ताला बंद कर देते हैं। अंदर से गौरी के दरवाजा पीटने की दबी दबी आवाज आती है। न रात के 1:30 बजे है। आसमान में बिजली कड़क रही है, पर हवा बिल्कुल बंद है। निठल्ला और निकम्मा स्टोर रूम का ताला खोलकर गौरी को बालों से पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर खुली छत पर लाते हैं। नीचे कोठरी में तेरे रोने की आवाज से पापा की नींद खराब हो रही थी। आज की पूरी रात तू इसी तपती हुई छत पर काटेगी। भैया, ऊपर बहुत मच्छर है, हवा भी नहीं चल रही, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे नीचे सीढ़ियों में सो जाने दो। चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे, सुबह 5 बजे नीचे आकर पानी भरना है, याद रखना। छत का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। गौरी अकेली पसीने से लथपथ मच्छरों के झुंड के बीच छत पर घुटनों में सिर छिपाकर सुबक रही है। अगले दिन दोपहर के 3 बज रहे हैं। बाहर जून की चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी है। रसोई के कोने में एक स्टील की थाली में सूखी फफूंद लगी बासी रोटियां रखी हैं। गौरी पसीने से पूरी तरह भीगी हुई है और उसने ताई कल्लो जी के जबरदस्ती करने पर ऊन का भारी सर्दियों वाला स्वेटर पहन रखा है। बड़ी मम्मी, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। जून का महीना, इस भारी स्वेटर में मेरा दम घुट रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं, मुझे दूसरे कपड़े दे दो। अरे ओ महारानी, नए कपड़े क्या तेरे लिए आसमान से टपकेंगे? गर्मियों के कपड़े फट गए तो क्या इन सर्दियों के कपड़ों का अचार डालेगी? चुपचाप पहन इसे, नहीं तो धूप में खड़ा कर दूंगी। ज्यादा नखरे मत कर, ले चुपचाप ये रोटी खा और बर्तन मांजने बैठ। भैया, ये 3 दिन पुरानी बासी रोटी, इसमें से बदबू आ रही, मुझसे नहीं खाई जाएगी। खानी तो यही पड़ेगी, नहीं तो आज का क्या अगले 2 दिन का दाना पानी बंद कर दूंगा। हमारी मम्मी के दिए कपड़ों और खाने पीने में मीन वेग निकालती है। तभी चतुर सिंह कमरे से बाहर आकर कड़कड़ाते हुए चिल्लाते हैं। निठल्ला निकम्मा, इसका रोना धोना बंद कराओ। उधर जरा सा काक क्या कह दिया जैसे पहाड़ टूट पड़ा इस पर। इसे ले जाकर वापस कोठरी में बंद करो, इसकी अकल भी ठिकाने आएंगी। उस भयंकर गर्मी में भारी स्वेटर पहने गौरी को निठल्ला और निकम्मा जबरदस्ती धक्का देकर फिर से उस अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। गर्मी और भारी कपड़ों के कारण गौरी का चेहरा लाल पड़ चुका है। वो बेहोश होने की हालत में फर्श पर गिर जाती है। तभी कल्लो जी के फोन पर गांव से राजेश्वरी जी का फोन आता है। कल्लो जी तुरंत गौरी को घसीट कर अपने पास लाती हैं, उसके बाल पीछे से कसकर पकड़ लेती हैं। हेलो, अरे हाँ माँ जी, पाए लागू। हाँ, सब ठीक ठाक है शहर में। गौरी? हाँ, गौरी तो मेरे पास ही बैठी है, बड़े लाड प्यार में है। हाँ कल्लो बहू, ज्यादा हमारी गौरी से बात तो कराओ, बड़े दिन हो गए उसकी आवाज सुने। ठीक से तो है ना मेरी बच्ची? ले बात कर, और याद रखना अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा मुंह से निकाला तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मम्मी मुझे बहुत प्यार से रखती हैं, रोज अपनी पसंद का खाना खिलाती हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। गौरी बेटा सुनो, शहर के बड़े रईस देव प्रकाश अग्रवाल जी के बेटे आकाश का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा खानदान है, वो लोग लड़की देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी कल सुबह तक शहर आ रहे हैं, वहीं बैठकर बात पक्की करेंगे। गौरी के हाथ से फोन छूटकर सोफे पर गिर जाता है। वो डर और घबराहट से थर-थर कांपने लगती है। चतुर सिंह तुरंत फोन काटकर आगे आते हैं। अरे बाप रे कल्लो, ये क्या सुन रहा हूं मैं? है अगर माँ बाबूजी कल सुबह यहाँ आ गए और उन्होंने गौरी का ये हाल देख लिया, ये फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर मार के निशान और मच्छरों के चकत्ते, तो छोटे भाई के गांव वाली सारी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो सब गौरी के नाम कर देंगे। मम्मी, इस कलमुई का रिश्ता इतने बड़े अग्रवाल खानदान में कैसे हो सकता है? वो तो शहर के सबसे बड़े रईस हैं। तुम सब चुप रहो, अभी 2 दिन का समय हमारे पास। भागते चोर की लंगोटी ही सही, इस शादी के बहाने हम गांव की सारी प्रॉपर्टी पहले अपने नाम करवा लेंगे। चतुर सिंह जी, तुम अभी इसके हुलिये को सुधारने का बंदोबस्त करो, वरना हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। कल्लू जी की बात सुनकर निठल्ला और निकम्मा कुटिलता से हंसने लगते हैं। चतुर सिंह अपनी जेब से पैसे निकालकर निठल्ला को देते हैं। निठल्ला, ये पकड़ पैसे।
अभी इसी वक्त बाजार लेकर जा इसे, और 2 जोड़ी पटरी वाले सस्ते सूट और एक प्लास्टिक की चप्पल दिलाकर ले आ इसे। और हाँ, रास्ते में मेडिकल स्टोर से वो मच्छरों के चकत्ते और मार के निशान मिटाने वाली क्रीम जरूर ले आना। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, इसका ऐसा हुलिया बदल दूंगा कि लड़के वाले और दादा दादी देखते ही रह जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। तभी कल्लू जी गौरी को बालों से पकड़कर सोफे के पास खींचती है। और सुन रे कल मुही, ये जो नए कपड़े और क्रीम मिल रही है ना तुझे, ये सिर्फ 2 दिन का नाटक है। अगर कल लड़के वालों के सामने तूने जरा सा भी रोना धोना किया या दादा दादी को अपनी आप बीती सुनाई तो विदाई से पहले तेरा वो हाल करूंगी कि यमराज भी कांप उठेगा। सीधे जायदाद के कागजात पर साइन करेगी, तू समझ गई? हाँ हाँ बड़ी मम्मी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे मत मारना। अगले ही पल निठल्ला गौरी का हाथ बेरहमी से पकड़कर उसे झटके से घर के बाहर बाजार की तरफ घसीटते हुए ले जाता है। दोपहर का समय है, बाजार में भयंकर भीड़ और शोर शराबा है। सूरज की तेज धूप चमक रही है। निठल्ला गौरी को खींचते हुए एक कपड़े के ठेल के सामने लाकर खड़ा करता है। गौरी शर्म और डर के मारे अपनी फटी हुई आस्तीन से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है। ए भाई, इस लड़की के नाम के 2 सबसे सस्ते वाले सूट निकाल, जो सबसे कम दाम का हो वही दे। भैया पैरों में छाले पड़ गए, वो प्लास्टिक वाली चप्पल भी दिला दो, रास्ता बहुत गर्म है। चुपचाप खड़ी रहे, भिखारी की तरह मांगना बंद कर, ज्यादा महारानी मत बन, चुपचाप ये सूट पकड़। सूट हाथ में लेकर निठल्ला आगे बढ़ता है और एक मेडिकल स्टोर के सामने रुकता है। भैया, इस लड़के के हाथ पैर पर जो मच्छरों के काटने के लाल निशान है ना, इन्हें 2 दिन में गायब करने वाली कोई तगड़ी क्रीम दे दो जल्दी से। भाई साहब, ये सिर्फ मच्छरों के निशान नहीं लग रहे हैं, कुछ चोट के भी हैं। अरे तो डॉक्टर, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, जितनी दवा मांगे उतनी दे, ज्यादा बकवास मत कर। दुकानदार सहम कर क्रीम दे देता है। निठल्ला वो क्रीम और कपड़े गौरी के हाथ में जोर से मारता है। ले इसे पकड़ और चल घर। घर चलते ही पूरा शरीर पर मल लेना। कल जब अग्रवाल खानदान के लोग आए तो तू एक रईस घर की संस्कारी बेटी दिखनी चाहिए, कोई अनाथ नौकरानी नहीं। चल अब घर। निठल्ला गौरी को डराता धमकाता हुआ वापस अपने घर लाता है। घर के कोने में बैठकर गौरी कांपते हाथों से अपने जख्मों और मच्छरों के निशानों पर वो क्रीम लगा लेती है। लेकिन क्या जिस शादी के लिए गौरी को इतना तैयार किया जा रहा है, क्या वो शादी गौरी की जिंदगी में नया सवेरा और खुशनुमा रातें लेकर आएगी? कमेंट में बताइएगा। खैर, 2 दिन बाद सुबह के 11 बजे हैं। गांव से दादा दादी आ गए हैं और सोफे पर बैठे हैं। दूसरी तरफ देव प्रकाश जी, उनका बेटा आकाश और गायत्री जी बैठे हैं। चतुर सिंह और कल्लू जी हाथ जोड़कर उनकी खातिरदारी में लगे हैं। गौरी कोने से नई चप्पल और ठेल वाला नया सूट पहनकर कांपते हाथों से चाय का नाश्ता लेकर हॉल में आती है। क्रीम लगाने की वजह से उसके निशान थोड़े हल्के पड़ चुके हैं। आइए आइए देव प्रकाश दी, धन्य भाग हमारे जो आप जैसे बड़े रईस हमारे घर आए। हमारी गौरी तो साक्षात गाय है, सुबह से रसोई में ही आपके लिए पकवान बना रही थी। हाँ समझी जी, हमारी बच्ची बहुत सुघड़ है। माँ बाप के जाने के बाद इसकी बड़ी मम्मी ने इसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला, कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी बात बिल्कुल सच लग रही है राजेश्वरी जी, लड़के के चेहरे पर ही संस्कार दिख रहे हैं। वैसे हमारे बेटे आकाश को लड़की से अकेले में थोड़ी बात करनी थी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अरे हाँ, क्यों नहीं। निठल्ला निकम्मा, जरा आकाश बाबू और गौरी को अंदर कमरे में लेकर जाओ, आराम से बात करने दो। आकाश और गौरी अकेले बात करने आए हैं। निठल्ला दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खिड़की से गौरी को आंखें दिखा रहा है। गौरी थर थर कांप रही है। गौरी, तुम इतना कांप क्यों रही हो? मुझसे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हारी हाँ है ना? अगर मैंने इस अमीर लड़के को ना कह दिया तो बड़ी मम्मी विदाई से पहले मेरी जान ले लेंगी, और अगर हाँ कह दिया तो कम से कम इस नरक जैसे मायके और इन भयानक तड़पती रातों से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। गौरी, तुम्हारे माथे पर ये कैसा निशान है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बस कल रसोई में चक्कर आ गया था। मेरी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। आकाश उसकी सादगी और सहमी हुई आंखों को देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ समय बाद शहर के एक नॉर्मल मैरिज हॉल में आकाश गौरी के गले में मंगलसूत्र पहना रहा है और उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। फेरे खत्म होते ही विदाई से ठीक पहले चतुर सिंह और कल्लू जी गौरी को कोने वाले कमरे में खींच ले जाते हैं। चतुर सिंह की जेब में गांव की जायदाद के कागजात हैं। चल कल मुई, बहुत बड़े घर की रानी बन गई ना तू। अब चुपचाप इस अंगूठे पर स्याही लगा और गांव की सारी जमीन हमारे नाम ट्रांसफर कर। अगर 1 सेकंड की भी देरी की तो तेरे इस पति को यहीं ठिकाने लगा दूंगा।
जल्दी कर, बाहर गाड़ी खड़ी है तेरी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अपने बाप की जायदाद हमारे नाम कर, तभी तू इस घर की दहलीज पार करेगी। गौरी कांपती उंगलियों से उन कागजात पर अपने अंगूठे का निशान लगा देती है। ये लीजिए, ले जाइए सब कुछ, पर भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कागजात हाथ में आते ही कल्लू और चतुर सिंह बनावटी तौर पर रोते हुए गौरी को विदा करते हैं। गौरी बिना रोई कार में बैठती है। रात के 10:30 बजे हैं। अग्रवाल निवास के बाहर पूरा परिवार खड़ा है। गायत्री जी हाथ में कुमकुम, अक्षत और आरती की थाली लिए खड़ी हैं। दरवाजे पर तांबे का एक सुंदर कलश और कुमकुम के पानी से भरी थाली रखी है। गौरी लाल जोड़े में घूंघट निकाले खड़ी है। नजर ना लगे मेरी प्यारी बहू को। चल बेटा गौरी, अपने दाहिने पैर से इस कलश को हल्के से गिराकर घर के अंदर कदम रख। हे भगवान, बड़ी मम्मी कहती थी कि मैं मनहूस हूँ, जहाँ जाऊंगी वहाँ अमंगल करूंगी। अगर ये कलश मुझसे ठीक से नहीं गिरा तो क्या ये लोग भी मुझे मारेंगे? अरे डरो मत गौरी, पैर आगे बढ़ाओ। माँ कब से तुम्हारी आरती उतारने के लिए खड़ी है। गौरी कांपते हुए पैर से कलश को हल्के से ढकेलती है और कुमकुम की थाली में पैर रखकर जैसे ही सफेद फर्श पर चलती है, उसके पैरों के सुंदर लाल निशान छप जाते हैं। गायत्री जी तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती हैं। आज से ये घर तुम्हारा हुआ बेटा। राधा, लखन, जाओ अपनी भाभी को घर के अंदर ले जाओ। चलो भाभी, आपको आपका नया कमरा दिखाते हैं। रात के 11:30 बजे हैं। आकाश के कमरे में एसी चल रहा है, जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बेड पर मखमली गद्दे और सुंदर चादर बिछी है, लेकिन गौरी उस आलीशान बेड पर न बैठकर कमरे के सुदूर कोने में फर्श पर जमीन पर घुटने मोड़कर सिकुड़ कर बैठी है। उसने डर के मारे न तो एसी का रिमोट छुआ है और न ही लाइट बंद की है। आकाश कमरे में आता है। गौरी, अरे तुम यहाँ नीचे फर्श पर क्यों बैठी हो? और इतनी गर्मी में कमरे का एसी और पंखा क्यों बंद कर रखा है? देखो तुम पूरी पसीने से भीग गई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके इस कीमती बेड को गंदा नहीं करना चाहती थी। मुझे बस इस कोने में फर्श पर ही सो जाने दीजिए। मैं कोई आवाज नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मारना मत। अरे पागल हो क्या गौरी? तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की लक्ष्मी हो। ये बेड, ये कमरा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हें यहाँ फर्श पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश उसे सहारा देकर फर्श से उठाता है और बड़े प्यार से मखमली बेड पर बिठाता है। उसके बाद आकाश अलमारी खोलकर उसमें सजे सुंदर कपड़े दिखाते हुए मुस्कुराता है। ये देखो अलमारी, इसमें जितने भी नए सूट और साड़ियां हैं वो सब मम्मी ने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। जाओ पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। गौरी डरते झिझकते हुए आलीशान बाथरूम में जाती है, जहां शावर से ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आती है तो कमरे की ठंडी एसी की हवा उसके चेहरे को छूती है। अरे आ गई तुम? आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बाहर। अच्छा हुआ तुमने कपड़े चेंज कर लिए। चलो आओ यहाँ पर, मैंने एसी चला दिया है, तुम आराम से सो जाओ। क्या मैं इस पलंग पर एसी की हवा में मैं यहाँ सोऊंगी? हाँ गौरी, अब से ये कमरा तुम्हारा भी तो है। आओ चलो यहाँ पर सो जाओ। आकाश के कहने पर गौरी बेड पर लेट जाती है और अपने मायके की तड़पती रातों को याद करते हुए गौरी अपने ससुराल में पहली रात बिना किसी खौफ के चैन की नींद सो जाती है। अगली सुबह 10 बज चुके हैं। अचानक घड़ी में अलार्म बजता है। अलार्म की आवाज सुनते ही गौरी हड़बड़ा कर उठती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब यहाँ भी मेरी बेरहमी से पिटाई होगी। मैं इतना देर तक सो ली, बड़ी मम्मी को पता चला तो नहीं। गौरी जोर जोर से रोने और खुद का सिर पीटने लगती है। उसकी चीखें सुनकर गायत्री, राधा और लखन दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। गौरी बेड से उतरकर सास गायत्री जी के पैर पकड़ लेती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं सुबह लेट उठी हूँ, मुझे थप्पड़ मत मारना, मुझे धूप में तपती छत पर मत निकालना, मेरे बाल मत खींचना, प्लीज बड़ी मम्मी की तरह मेरी चमड़ी मत उधेड़ना, मैं अभी सारा काम कर दूंगी। अरे चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, रोते नहीं है। घी का घड़ा कभी फूटा नहीं करता। तू इस घर की लक्ष्मी है, तुझे यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल मत डरो, हमारे घर में कोई सुबह जल्दी नहीं उठता। आप जब तक चाहे सो सकती हैं। मैं आपके लिए गरम गरम पोहा और चाय ऊपर कमरे में ही ला रही हूँ। अरे सुनो भाभी, ये आकाश भैया बहुत खड़ूस दिखते हैं पर है नहीं। अगर इन्होंने आपको जरा सा भी डराया ना तो मुझे बताना, मैं और माँ मिलकर इनकी क्लास लगा देंगे। अपनी सासू माँ की ममता और पूरे परिवार का प्यार देखकर गौरी की आंखों के आंसू थम जाते हैं। गौरी धीरे धीरे शांत होती है। तभी आकाश कमरे में दाखिल होता है। माँ क्या हुआ? गौरी रो क्यों रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गौरी? आकाश, जरा अपनी पत्नी के हाथ और पीठ के निशान देखो। ये बच्ची आज सुबह लेट क्या उठी, इसके दिल का खौफ बाहर आ गया। ये हमसे भीख मांग रही है कि इसे धूप में मत भेजना, इसके बाल मत खींचना। उस चतुर सिंह और कल्लो ने इस बच्ची को जानवर बनाकर रखा था। क्या ये लोग इतना गिर सकते हैं? हाँ, लेकिन वो बाद में देखेंगे।
पहले इस बच्ची को देखते हैं। बेटा तू नहा ले, हल्के कपड़े पहन ले, फिर नीचे आ जा। जी ठीक है मम्मी जी। सुबह के 10:30 बजे हैं। सासू माँ गायत्री जी रसोई में खड़ी हैं। गौरी हिचकिचाते हुए रसोई के दरवाजे पर खड़ी होती है। गायत्री जी के हाथ में गरम गरम पोहे की प्लेट और चाय का कप है। अरे गौरी आ गई बेटा, चल पहले गरम गरम पोहा खा और चाय पी। माँ जी, मायके में अगर रात को जरा सी भी देर से सोऊं तो सुबह 4 बजे ही बड़ी मम्मी लात मारकर उठा देती थी। कहती थी कि मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, पहले सारा काम कर। आज पहली बार सुबह की धूप देखकर भी मुझे डर नहीं लग रहा। वो मायके की काली रातें थी मेरी बच्ची, उन्हें भूल जा। अब तू ससुराल की रातों को याद रखना बस। गायत्री जी खुद अपने हाथों से गौरी को पहला निवाला खिलाती हैं। नाश्ता करने के बाद सासू माँ और आकाश उसे लेकर लिविंग रूम में आते हैं। लिविंग रूम में पूरा परिवार बैठा है। फोन पर गांव से दादा हरिप्रसाद और दादी राजेश्वरी वीडियो कॉल पर हैं। गौरी हिचकिचाते हुए दादा दादी से बात कर रही हैं। गौरी बेटा कैसी है तू? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। मुझे मखमली गद्दे पर सुलाते हैं, एसी वाले कमरे में रखते हैं। मायके जैसी तकलीफ यहाँ नहीं है। अरे मायके जैसी तकलीफ मतलब? अरे चतुर सिंह और कल्लो ने तेरे साथ क्या किया गौरी? सच सच बता बेटा। दादाजी, जब माँ पापा गुजर गए और मैं अपना झोला लेकर ताऊ जी के घर आई थी, तब से लेकर शादी की आखिरी रात तक मुझे कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया गया। विदाई की रात को भी बड़ी मम्मी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी और जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया था। गौरी रोते हुए उठकर अंदर चली जाती है। दादा दादी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। अरे राजेश्वरी, अरे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उस चतुर सिंह और कल्लो ने हमसे झूठ बोला कि वो गौरी को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। हमें तुरंत शहर जाकर सच का पता लगाना होगा। दोस्तों, गौरी के माता पिता की मौत के बाद उसके सगे ताऊ और ताई ने उसके साथ जो बर्ताव किया, क्या समाज में अनाथ लड़कियों के साथ ऐसा वाकई होता है? क्या अपनों के वेश में छुपे ऐसे कसाईयों को बेनकाब करना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब देखिए कहानी का सबसे बड़ा मोड़। दोपहर का समय है। दादा दादी गांव से सीधे शहर में चतुर सिंह के घर पहुंचते हैं। ताई कल्लो और ताऊ चतुर सिंह आंगन में बैठे हैं। दादाजी जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। अरे बाबूजी, अम्मा, आप लोग अचानक यहाँ शहर में? चतुर सिंह, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? एक तो हमने अनाथ बच्ची को तुम्हारे भरोसे छोड़ा और तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी। अरे राम जी, अम्मा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो हमने उस मनहूस लड़की को इतने अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, और अब आप हम ही पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही है। वो लड़की नंबर 1 की झूठी है। तभी शोर सुनकर पड़ोस की एक औरत दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे अम्मा जी, ये कल्लो सरासर झूठ बोल रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है। जेठ के तपते महीनों की रात हो या कड़कड़ाती ठंड की रात, ये कल्लो गौरी को घर से बाहर निकाल देती थी। वो बच्ची हाथ में तकिया लेकर बाहर खड़ी रोती रहती थी। अंदर ये लोग एसी में सोते थे, मच्छर उसे काटते थे, पर इन्हें तरस नहीं आता था। इन लोगों ने उस बच्ची को जानवर से बदतर बना कर रखा था। पड़ोसन की बात सुनते ही दादा हरिप्रसाद का खून खौल उठता है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नहीं दरिंदे, अपनी ही सगी भतीजे के साथ ऐसा जुल्म! अरे धिक्कार है तुम पर। बाबूजी, आप हाथ क्यों उठा रहे? वो प्रॉपर्टी हमारी है। एक ढेला नहीं मिलेगा तुम लालचियों को। वो सारी प्रॉपर्टी गौरी के नाम की थी और उसी की रहेगी। दादाजी तुरंत जेब से फोन निकालते हैं और गौरी के ससुर देव प्रकाश जी को फोन लगाते हैं। देव प्रकाश जी, मैं गौरी का गुनहगार दादा बोल रहा हूँ। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी भूल सी बच्ची को इन भेड़ियों ने जीते जी नरक की आग में झोंक रखा था। उसकी हर रात आंसुओं में बीती है। अब सब आपके हाथ में है देव प्रकाश जी। मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी। अगर मायके की उसकी हर रात दर्दनाक थी, तो अग्रवाल परिवार का वादा है कि ससुराल की उसकी हर रात हम खुशियों से सराबोर कर देंगे। गौरी के ससुर जी ने जो वादा किया था, उसे अग्रवाल परिवार के हर सदस्य ने निभाया। मायके की वो डरावनी रातें अब बीत चुकी थी और ससुराल की हर रात गौरी के लिए सुख की मिसाल बन रही थी। रात के 11 बज रहे हैं। पूरा परिवार गौरी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है, गाड़ी में बैठे हुए। गौरी, जरा गाड़ी का एसी कम करूं क्या? काफी ठंडी हवा आ रही है। नहीं आकाश, रहने दीजिए। मायके में गर्मियों की रात को ताई जी मुझे घर से बाहर निकाल देती थी और मैं मच्छरों के बीच तड़पती थी। आज गाड़ी की इस ठंडी हवा में आपके साथ बैठकर लग रहा है जैसे
मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपना नहीं, हकीकत है बेटा। चलो आज सब मिलकर रात की ठंडी हवा में केसर पिस्ता आइसक्रीम खाएंगे। और भाई आइसक्रीम खाते खाते कल रात का प्लान भी तो फाइनल कर लो। कल शहर में वो बहुत बड़ा VIP म्यूजिक कॉन्सर्ट है ना। हाँ, टिकट मैंने पहले ही बुक कर ली है। कल की रात मेरी सुंदर बीवी के नाम। गौरी तैयार है ना? कल तुम्हें एक बहुत बड़े लाइव शो में ले चलेंगे। म्यूजिक कॉन्सर्ट मैंने तो आज तक सिर्फ टीवी पर देखा है आकाश। अरे कल तो अपनी आंखों से देखना बेटा, अग्रवाल परिवार की बहू जहाँ भी जाएगी शान से जाएगी। और अगली ही रात आकाश अपना वादा पूरा करता है। शहर के सबसे बड़े और शानदार VIP म्यूजियम कॉन्सर्ट के ठीक सामने, जहां रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी, वहां आकाश और गौरी फ्रंट रो में बैठे थे। गौरी देखो सामने स्टेज की तरफ, तुम्हारा फेवरेट सिंगर लाइव परफॉर्म कर रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा खूबसूरत आकाश। मायके में सूरज ढलते ही मेरा दिल कांपने लगता था कि पता नहीं आज रात बड़ी मम्मी कौन सा नया जुल्म ढाएंगी। मेरे लिए रात का मतलब सिर्फ अंधेरा और रोना था। और मेरे साथ तुम्हारी हर रात का मतलब होगा रोशनी, सुकून और ये खूबसूरत मुस्कान। जो बीत गया है उसे उस अंधेरे में ही छोड़ दो गौरी। सच्ची आकाश, आपके साथ इस उजाले में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई है। थैंक यू सो मच। गौरी के ससुराल में रातें हंसी खुशी गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद गौरी अपने ससुराल वालों के साथ पास के एक बड़े मंदिर में दर्शन करने गई है। परिवार के सभी लोग पंडित जी से बात कर रहे हैं और गौरी हाथ में पूजा की थाली लिए वीरान में बने एक पेड़ के पास खड़ी है। तभी अचानक ताऊ चतुर सिंह और उसके दोनों निकम्मे बेटे निठल्ला और निकम्मा उसे घेर लेते हैं। चतुर सिंह के हाथ में जायदाद के नए कागजात हैं। बहुत उड़ रही है ना तू? तेरे दादा दादी ने हमारे घर आकर तमाशा किया। चल चुपचाप इस नए पेपर पर साइन कर, नहीं तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं ताऊ जी, मैं साइन नहीं करूंगी। वो बाबा की आखिरी निशानी है। अरे साइन कैसे नहीं करेगी? आज तेरी ये ससुराल वाली हेकड़ी यही निकाल दूंगा। गौरी का गला दबते ही उसकी पूजा की थाली हाथ से छूटकर गिरती है। गौरी तड़पने लगती है। तभी निकम्मे निठल्ले, जैसे नाम है वैसे ही कर्म। कमीनों, तुम्हारा ही हिम्मत के सरेआम मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ। अरेस्ट कर लो इन तीनों कसाईयों को। जबरदस्ती साइन करवाना, घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश। हवालात में चक्की पीसेंगे अब ये तीनों। पुलिस ताई ताऊ और दोनों बेटों को घसीटते हुए जीप में डालती है। गांव की और शहर की पूरी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर गौरी के नाम सुरक्षित हो जाती है। कुछ दिनों बाद आकाश गौरी को हनीमून के लिए पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में ले गया, जहां एक शांत बहती नदी के किनारे आलीशान लग्जरी टेंट लगा हुआ था। अरे लो गौरी, कड़कड़ाती ठंड में ये गर्मा गर्म कॉफी और ये कश्मीरी शॉल अच्छे से ओढ़ लो। नदी के किनारे ठंडी हवा बहुत तेज है। पता है आकाश, मायके की ऐसी कड़कड़ाती ठंडी रातों में मेरे पास ओढ़ने को एक फटा हुआ कंबल तक नहीं होता था। लेकिन आज तुम दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हो। हाँ आकाश, अब मुझे रातों से डर नहीं लगता, बल्कि अब मुझे रातों से प्यार होने लगा है। हनीमून से लौटने के बाद गर्मियों की एक रात को पूरा अग्रवाल परिवार घर की बड़ी सी खुली बालकनी में इकट्ठा हुआ, जहां ठंडी हवा देने वाला एक बड़ा कूलर लगा था। भाभी, भाभी देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, एकदम मैंगो भूत ना। लखन, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बहुत मजाकिया हो तुम। लखन, परेशान मत कर अपनी भाभी को। आकाश बेटा, फ्रिज से वो गाढ़ा ठंडा ठंडा मैंगो शेक और खरबूजे के टुकड़े निकाल ला। गौरी बेटा, अब तो तुम्हें इस घर में मायके जैसी घुटन नहीं लगती ना? बिल्कुल नहीं पापा जी, मायके की वो भयानक रातें अब एक बुरा सपना लगती। इस परिवार ने मुझे जो प्यार दिया, उसके बाद मेरी हर रात खुशनुमा हो गई है। रात के 2 बजे कमरे में एसी की मखमली ठंडक थी। गौरी किंग साइज बेड के मखमली गद्दे पर बिना किसी खौफ और बिना किसी आंसू के सुकून की गहरी नींद सो रही थी। आकाश सोती हुई गौरी को देखकर मुस्कुराता है। सो जाओ सुकून से गौरी, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की किसी भी रात में कभी रोना नहीं पड़ेगा, यह आकाश का वादा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गौरी के ताई ताऊ जैसे लालची और क्रूर लोगों को पुलिस के हवाले करके ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।